नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम एक विशेष टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसे हम रिफ्लेक्सिविटी के नाम से जानते हैं। ये जो रिफ्लेक्सिविटी है ना, इसे हिंदी में परावर्तकता के नाम से जाना जाता है। एक दिन सैम्पलिंग की एक क्लास हुई थी और सैम्पलिंग वाली क्लास में एक शब्द निकल कर आया था जिसे हम सेंसस के नाम से जानते हैं। CENSUS, ठीक है ना। साथियों, अगर हम सैम्पलिंग और सेंसस के बारे में चर्चा करें तो इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें दोनों मेथड्स को काम में लेना है, ठीक है ना। हमें सेंसस को भी काम में लेना है और जिसके बाद में हमें सैम्पलिंग को भी काम में लेना है। जैसे हम किसी गांव की चर्चा करते हैं और मान लेते हैं कि उस गांव का नाम है रामपुरा, और रामपुरा गांव की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 500 यानी 500। अगर हम सैम्पलिंग की चर्चा करेंगे तो सैम्पलिंग में 500 में से हम 50 लोगों का चुनाव करेंगे। अब वो 100 भी हो सकता है, लेकिन इतना जरूर समझ लीजिए कि सैम्पलिंग के अंतर्गत संपूर्ण यूनिट का चुनाव नहीं किया जाता है, ठीक है ना। मतलब जो यूनिट का चुनाव किया जाता है वो प्रतिनिधित्व पूर्ण होनी चाहिए, जो पूरे के पूरे समग्र का रिप्रेजेंटेशन कर सके। तो यहां तो हो गई सैम्पलिंग की बात। अगर हम सेंसस की बात करते हैं तो सेंसस को हम जनगणना के नाम से जानते हैं, ठीक है। सेंसस को हम जनगणना के नाम से जानते हैं। कभी आपका ऐसा अनुभव रहा हो कि जनगणना में शामिल होने का आपको मौका मिला हो? जरूरी नहीं कि आप जनगणना करने ही वाले हो। अगर किसी ने आपकी जनगणना करी है, जो हमारे भारत देश में प्रत्येक 10 वर्ष में होती है, अभी कोरोना की वजह से कुछ डिस्टरबेंस हो गया है, इसीलिए अभी जनगणना नहीं हुई है। जनगणना के अंतर्गत प्रत्येक यूनिट का गहनता से अध्ययन किया जाता है। सैम्पलिंग में तो हम कुछ एक यूनिट का चुनाव करते हैं और जबकि सेंसस में हम प्रत्येक यूनिट का चुनाव करते हैं। मतलब इन दोनों में 36 का आंकड़ा है। अब ये सारी चीजें मैं आपको भूमिका बनाने के लिए, पिक्चर सेट करने के लिए बता रहा हूं। ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया था कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सैम्पलिंग एंड सेंसस। उसी तरीके से ऑब्जेक्टिविटी जिसे हम वस्तुनिष्ठता के नाम से जानते हैं, और परावर्तकता जिसे हम रिफ्लेक्सिविटी के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्टिविटी की हमारी क्लास हो चुकी है। साथियों, अगर कोई आपसे यूं पूछे कि एक लाइन में या 2 लाइन में आप इन दोनों के बीच में डिफरेंट बताइए, बता सकते हो डिफरेंट? व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी एंड रिफ्लेक्सिविटी, क्या अंतर होता है? ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिविटी है ना जिसमें व्यक्ति पूरी तरीके से बायस फ्री होता है। ऑब्जेक्टिविटी में व्यक्ति पूर्वाग्रह को शामिल नहीं करता है। ऑब्जेक्टिविटी में किसी व्यक्तिगत जो कंटेंट है उसको शामिल नहीं करता है। ऑब्जेक्टिविटी में ध्यान रखना कि किसी भी तरीके के जो प्रभाव है ना, उनसे वो पूरी तरीके से क्या रहता है, तटस्थ रहता है। जबकि हम रिफ्लेक्सिविटी की चर्चा करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी यूं कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में वो क्षमता होती है। रिफ्लेक्सिविटी को एक दूसरे शब्द के नाम से जाना जाता है जिसे हम आत्मचिंतन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम बोर्डदेव की बात करते हैं, बोर्डदेव भी रिफ्लेक्सिविटी की बात करते हैं, गोल्डनर की बात करते हैं, उन्होंने भी रिफ्लेक्सिविटी के बारे में चर्चा की है। मिस्टर गडिन्स की चर्चा करें, ठीक है ना, या फिर हम मिशेल फूको की चर्चा करें, या फिर हम मिस्टर हेराल्ड गॉर्फिंकल की चर्चा करें, ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिविटी की बात करते हैं। आगे हम क्लास में इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो साथियों, जो रिफ्लेक्सिविटी है ना, वो शोधकर्ता के आत्मचिंतन पर बल देता है। रिफ्लेक्सिविटी यूं कहता है कि प्रत्येक शोधकर्ता को अपनी पहचान करनी चाहिए कि उसके अंदर ये क्षमता है, वो सोच सकता है, वो विचार कर सकता है, वो पूर्वाग्रह के द्वारा जो पहले के जो विचार है ना, उनके आधार पर वास्तविक स्थिति का पता लगा सकता है। तो जिस तरीके से सेंसस और सैम्पलिंग एक दूसरे के अपोजिट है, उसी तरीके से ऑब्जेक्टिविटी एंड रिफ्लेक्टिविटी भी एक दूसरे से अपोजिट है। आ गए समझ में? देखो, यहां पर लिख भी रखा है कि अगर हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करें तो ऑब्जेक्टिविटी में एक जो शोधकर्ता है ना, पूरी तरीके से निष्पक्ष होता है, वो किसी का पक्षपाती नहीं होता। पूरी तरीके से उसका जो दृष्टिकोण होता है ना, वो तटस्थ होता है। लेकिन अगर हम रिफ्लेक्सिविटी की बात करें तो रिफ्लेक्सिविटी में ध्यान रखना, एक शोधकर्ता
पूर्व के अनुभवों को भी काम में लेता है। एक जो शोध करता है ना, वो पूर्वाग्रह को भी काम में लेता है। एक जो शोध करता है ना, वो पुरानी मान्यताओं और अपने चिंतन को भी काम में लेता है। मतलब रिफ्लेक्टिविटी यूं कहती है कि एक शोधकर्ता को आत्मचिंतन करना चाहिए। एक शोधकर्ता जितना ज्यादा आत्मचिंतन करेगा, उतना ही वास्तविक स्थिति का बेहतर ढंग से आकलन कर पाएगा। ठीक है। अगर साथियों हम ऑब्जेक्टिविटी की चर्चा करें तो ऑब्जेक्टिविटी है ना, वो पूर्वाग्रह को कम करता है। और ऑब्जेक्टिविटी यूं कहता है कि एक शोधकर्ता को पूर्वाग्रह इत्यादि को नजरअंदाज करते हुए सटीक परिणामों की तरफ बढ़ना चाहिए। मतलब उसके जो रिजल्ट है उसमें किसी भी तरीके के पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। अगर हम रिफ्लेक्सिविटी की बात करें तो रिफ्लेक्सिविटी पूर्वाग्रह की भी बात करता है। रिफ्लेक्सिविटी पहले के दृष्टिकोणों की बात करता है। वो यूं कहता है कि अगर हम अलग अलग दृष्टिकोण को काम में लेंगे तो इससे हमारे अंदर जागरूकता आएगी, इससे हमारे जो ज्ञान है ना, ज्ञान का विस्तार होगा। ज्ञान का विस्तार होगा तो हम बेहतर ढंग से रिसर्च कर पाएंगे। दैट इज रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं तो ये आंकड़े के स्पष्ट वाक्य की बात करता है, ये टू द पॉइंट की बात करता है ऑब्जेक्टिविटी। एक दिन मैंने चर्चा की थी कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, जिसमें एक एग्जांपल मैंने नेट जेआरएफ ऑब्जेक्टिव परीक्षा का दिया था और दूसरा एग्जांपल मैंने आईएएस की मुख्य परीक्षा का दिया था। आईएएस की मुख्य परीक्षा में जो एग्जामिनर होता है ना, कॉफी चेक करने वाला, वो बायस्ड हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव परीक्षा में बायस्ड हो ही नहीं सकता। अगर आपने आंसर सही दिया है तो पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। और यहां पर अगर रिफ्लेक्सिविटी की बात करते हैं ना, तो रिफ्लेक्सिविटी व्याख्या पर बल देता है। ये तो रिजल्ट पर बल देता है और वो व्याख्या पर बल देता है कि एक अनुसंधानकर्ता जितना ज्यादा अपने दृष्टिकोणों को काम में लेगा, पूरी तरीके से अनुसंधानकर्ता को आजाद छोड़ दीजिए, दैट इज रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है ना। और सामाजिक अनुसंधान में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, सामाजिक अनुसंधान पक्षपाती ना हो, इसके लिए ऑब्जेक्टिविटी को काम में लेते हैं। और ध्यान रखना, सामाजिक अनुसंधान में पूर्वाग्रह को समझने के लिए, वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए, अलग अलग दृष्टिकोणों को पहचानने के लिए रिफ्लेक्सिविटी को काम में लिया जाता है। वही साथियों जी, अगर हम चर्चा करें तो इसमें बिना किसी पक्षपात के सर्वेक्षण किया जाता है। जो आपका शब्द ऑब्जेक्टिविटी होती है ना, वो निष्पक्ष होता है, और जो आपका रिफ्लेक्सिविटी होती है वो आत्मचिंतन की बात करता है। यहाँ पर इसमें जो भारी भरकम शब्द निकल कर आया है ना, भारी भरकम शब्द ही आपका आत्मचिंतन है। ठीक है। अब देखो भाई, ऐसा है, किसी भी तरीके से इस चीज को घुमा सकते हैं, किसी भी तरीके से कितने भी शब्दों में इसकी व्याख्या की जा सकती है। आप तो केवल इतना समझ लीजिए कि ये जो आपकी ऑब्जेक्टिविटी है ना, ये एक अनुसंधानकर्ता को निहत्ता कर देता है। ऑब्जेक्टिविटी यूं कहता है कि अनुसंधानकर्ता ना तो अपने दिमाग को काम में ले सकता है, दिमाग का मतलब अपनी मान्यताओं को काम में ले सकता है, ना अपने मूल्यों को काम में ले सकता है, ना अपने रिचुअल्स को काम में ले सकता है, ना अपनी विचारधारा को काम में ले सकता है, ना अपने पूर्वाग्रह को काम में ले सकता है। ठीक है ना। मतलब ऑब्जेक्टिविटी यूं कहती है कि जो अवलोकन के द्वारा, जो परीक्षण के द्वारा, जो निरीक्षण के द्वारा, यानी ऐसा रिजल्ट है जो साइंटिफिक मेथड्स पर आधारित हो, आपको उस रिजल्ट पर काम करना है, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। और रिफ्लेक्सिविटी यूं कहता है कि नहीं, आप आजाद हो, अपनी तरफ से अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपने मन को, ठीक है ना, अपनी परंपराओं को, अपने विचारों को, अलग अलग दृष्टिकोणों को आप काम में ले सकते हो, दैट इज रिफ्लेक्सिविटी। ये दोनों में डिफरेंट है। हो गई पिक्चर क्लियर। अब देखो साहब, रिफ्लेक्सिविटी के बारे में, ये ऑब्जेक्टिविटी मैंने डिटेल्स में पढ़ा दिया था, थोड़ी सी पिक्चर क्लियर करने के लिए मैंने ऑब्जेक्टिविटी को शामिल किया है। अगर हम गोल्डनर की चर्चा करें, ठीक है, मिस्टर गोल्डनर, तो गोल्डनर साहब यूं कहता है, जिन्होंने रिफ्लेक्सिविटी के बारे में बहुत कुछ लिखा है, वो कहता है कि शोधकर्ता के अनुभव, खुद के पर्सनल कंटेंट भी हो सकता है, उसके पूर्वाग्रह और उसकी मान्यताओं पर विचार करना आवश्यक होता है। क्योंकि एक शोधकर्ता खुद के अनुभवों को, इससे पहले क्या रिसर्च हुए हैं, उनको इससे संबंधित क्या मान्यताएं हैं, उनको अगर काम में लेता है तो वह बेहतर निष्कर्ष तक पहुंच सकता है। दैट इज रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी इस बात का समर्थन करती है। ये कहता है कि रिफ्लेक्सिविटी होती है ना, वो आंकड़ों के सटीक और वैध व्याख्या के लिए काम करता है। ये कहता है कि रिफ्लेक्सिविटी के द्वारा
आंकड़ों की सटीक व्याख्या की जा सकती है, ताकि उन आंकड़ों की हम वैधता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। मतलब पूरी तरीके से वैधता बरकरार रखने के लिए रिफ्लेक्सिविटी जरूरी है, गोल्डनर कहता है। और सामाजिक जांच का अनिवार्य पहलू है, नो डाउट। हम ज्यादा सामाजिक क्यों बने हम, और ज्यादा सामाजिक हम किस तरीके से बने? अगर रिफ्लेक्सिविटी को काम में लेंगे, आत्मचिंतन को काम में लेंगे, तो हम ज्यादा सामाजिक बन सकते हैं। ऑब्जेक्टिविटी तो कहती है कि आपको कोई मतलब ही नहीं है, आप तो टू द पॉइंट काम करो। रिफ्लेक्सिविटी कहती है कि अलग अलग दृष्टिकोणों को काम में लो, ठीक है ना, अलग अलग आयामों को काम में लो, पूरी तरीके से घुल जाओ, पूरी तरीके से विचारों को, मान्यताओं को, इनको शामिल करो, तो ज्यादा सामाजिक बनेंगे, ठीक है। और जिसके बाद में रिफ्लेक्सिविटी ज्ञान की उन्नत कुंजी है। यहाँ पर उन्नत कुंजी का मतलब यह है कि ज्ञान के विकास में सहयोग प्रदान करती है। व्यक्ति को आजाद छोड़ दो, आजाद छोड़ेंगे तो वो मन से करेगा, तो ज्ञान की उन्नत कुंजी तो हो ही गई ना। अधिक शक्तिशाली व्यक्ति समूह, यहां पर ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑथोरिटी के संदर्भ में, सत्ता के संदर्भ में, शासन के संबंध में, या प्रशासन के संबंध में, या सरकार के संबंध में, या प्रभावशाली लोगों के संदर्भ में गोल्डनर ने एक बात कही है। गोल्डनर यूं कहता है कि जो व्यक्ति ज्यादा शक्तिशाली होता है ना, चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे कोई समूह हो, रिफ्लेक्सिविटी में कम संलग्न होते हैं। पेट भरा हुआ है उनका, ऑलरेडी उनको तो मिली हुई है कुर्सी। अगर कुर्सी मिली हुई है तो भाई वो रिफ्लेक्सिविटी में क्यों संलग्न होगा? उनका एक अलग ग्रुप बन जाता है, ठीक है ना, अलग क्लास होता है। जैसे हम मिस्टर अंबानी की चर्चा करें, अभी थोड़े दिन पहले अनंत अंबानी की शादी हुई थी राधिका मर्चेंट से, हमारे जैसों को तो निमंत्रण आए। वो लोग है ना रिफ्लेक्सिविटी में कम संलग्न होते हैं, वो एक अपने क्लास पर ही ध्यान देते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी वो मुकाम है, वो ऑलरेडी ओहदा है, वो मिला हुआ है। ये बात किसने कही? मिस्टर गोल्डनर ने कही है। लेकिन गोल्डनर यूं कहता है कि जो कम शक्तिशाली समूह होते हैं ना, वो रिफ्लेक्सिविटी में ज्यादा संलग्न होते हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा चाहिए। अभी जो उन्हें मिला हुआ है, वो ऑथोरिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो प्रभावशाली समूह बनना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि सत्ता और शक्ति पर उनका एकाधिकार हो, मीन्स वो रिफ्लेक्सिविटी को ज्यादा काम में लेते। ये बात भी गोल्डनर ने कही है। और गोल्डनर एक बात और कहता है कि जो कम शक्तिशाली व्यक्ति या समूह होते हैं ना, अपने दृष्टिकोण और बॉर्डर्स के लिए ज्यादा जागरूक होते हैं, ठीक है। उन्हें पता होता है कि हमारी लिमिटेशन क्या है, उन्हें पता होता है कि हमें क्या करना है। ये बात भी किसने कही है? मिस्टर गोल्डनर ने। और वैकल्पिक दृष्टिकोणों के लिए ज्यादा काम करते हैं। ध्यान रखना, कब शक्तिशाली समूह होते हैं ना, वो वैकल्पिक दृष्टिकोण का मतलब यह है कि अलग अलग आयाम, अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग रस्तों का, अलग अलग विचारों का क्या करते हैं? वो चुनाव करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि वो कम शक्तिशाली है, वो ज्यादा शक्तिशाली बन जाए, ठीक है। और जिसके बाद में रिफ्लेक्सिविटी एक महत्वपूर्ण उपकरण है, न केवल समाजशास्त्रियों के लिए बल्कि अर्थशास्त्रियों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए, क्योंकि इसके द्वारा जो वास्तविक संरचना है, हम वास्तविक संरचना की पहचान कर सकते हैं, ठीक है ना। ये समावेशी और न्याय संगत सामाजिक व्यवस्था में मदद करती है। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट करें ना, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कम शक्तिशाली समूह और ज्यादा शक्तिशाली समूह, ठीक है। इसकी बात कौन करता है? मिस्टर गोल्डनर करता है। फिर जिसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगर हम हेराल्ड गॉर्फिंकल की चर्चा करते हैं, हेराल्ड गॉर्फिंकल की एक बहुत फेमस किताब है, स्टडी इन एथनोमेथोडोलॉजी, ठीक है। लोक, विधि, विज्ञान, ये तीन शब्द है इसके। सबसे पहले तो लोक, फिर जिसके बाद में विधि, और फिर जिसके बाद में विज्ञान। एथनोमेथोडोलॉजी, लोक, विधि, विज्ञान, ठीक। लोक का मतलब क्या होता है? लोक मतलब पीपल, जनता, आदमी। विधि का मतलब क्या होता है? मेथड्स। और विज्ञान, लोग किस तरीके से व्यवहार करते हैं, लोग जो क्रिया करते हैं, उन क्रियाओं के पीछे क्या मीनिंग्स है, इनके अर्थ को ढूंढने का काम ही तो एथनोमेथोडोलॉजी करेगा। मैं तेरे से मिला तो क्यों मिला, इसके पीछे क्या कारण है, बार बार मिल रहा हूं तो क्यों मिल रहा हूं, ठीक है ना। एक शिक्षक की पूजा की जा रही है तो क्यों पूजा की जाए, इसके पीछे कुछ ना कुछ मान्यताएं हैं, जैसे मैं चर्चा करता हूं। एक किताब में भी एग्जाम्पल है, रावत पब्लिकेशन, एस.एल. दोषी साहब की एक बहुत फेमस किताब है, जिसमें एक एग्जाम्पल है कि जैसे एक क्लास चल रही होती है, ठीक है, और क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं। अब कोई व्यक्ति आता है, उनका टीचर नहीं होता है, कोई दूसरा व्यक्ति होता है जो असामान्य हरकत करता है,
कुछ ऐसी हरकत करता है जो उसको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बच्चे नाराज होते हैं। थोड़ी देर बाद में उनका टीचर आता है, टीचर भी वैसी हरकत करता है, लेकिन बच्चों का कोई एक्शन और रिएक्शन होता ही नहीं है। वो उस हरकत को एक सामान्य हरकत के तौर पर लेते हैं। स्टडी एथनो मेथोडोलॉजी यूं कहता है कि भाई जब वो व्यक्ति आया, उसने कोई एक्टिविटीज करी, ये उसको गाली गलौज करने लगे, क्रोध करने लगे, टीचर आया तो ऐसा क्या है। तो स्टडी एथनो मेथोडोलॉजी टीचर के ओहदे की बात करता है, टीचर के पद की बात करता है कि टीचर को लोग किस दृष्टिकोण से देखते हैं। भाई गुरु है तो अच्छा किया होगा, है ना। वो जो मीनिंग्स हुआ है ना, जो क्रियाओं का अर्थ है, वो अर्थ को ढूंढने का काम कौन करता है, स्टडी एथनो मेथोडोलॉजी। ये तभी कर पाएगा, ऑब्जेक्टिविटी तो नहीं कर पाएगा। ऑब्जेक्टिविटी तो यूं कह देगा कि भाई कोई टीचर हो, चाहे कोई बाबा हो, चाहे राजनेता हो, चाहे कोई संत हो, गलत है तो गलत ही है, सजा सबके लिए बराबर है। लेकिन यहां पर रिफ्लेक्सिविटी यूं कहते हैं, समझो इसको, पूर्वाग्रह को समझो। ये बच्चों को जो दिमाग पे ये जो कर रखा है ना, हिप्नोटाइज कर रखा है, ये हिप्नोटाइज क्यों किया है, ठीक है ना। कई बार हिप्नोटाइज कर देते हैं, बाबा लोग आते हैं, ठीक है ना, घर घर में चूर्ण मांगने के लिए आते हैं, तो उसमें लुटेरे टाइप के बाबा होते हैं जो महिलाओं को हिप्नोटाइज कर देते हैं। वैसे महिला किसी अनजान आदमी को, सूट वूट वाले आदमी को घर नहीं घुसने देगी, लेकिन जैसे ही बाबा देखा, भगवा कपड़े दे, आ जा बाबा आ जा, क्योंकि वो बाबा की आइडियोलॉजी वो छाई हुई है कि बाबा होगा तो सन्यासी होगा, भिक्षाम देई। भिक्षाम देई मतलब माता सीता का अपहरण किया था तो साधु के वेश में ही तो आया था रावण, तो वो आइडियोलॉजी थी, साधु है तो भिक्षा मांग लो। तो ये इसकी बात कौन करता है, रिफ्लेक्सिविटी करता है। ठीक, एथनो मेथोडोलॉजी मिस्टर हेराल्ड गॉर्फिंगल साहब है ना, वो इसी दिशा में काम करता है कि लोगों के कार्य और व्यवहार को हम कैसे जानते हैं। कोई व्यक्ति क्रिया कर रहा है तो किस तरीके से कर रहा है, व्यवहार कर रहा है तो किस तरीके से कर रहा है ना। रिफ्लेक्सिविटी व्यक्ति की दुनिया के बारे में समझ को प्रभावित करती है ना। लोग अपने अनुभवों को कैसे समझते हैं, इसकी भी बात कौन करता है, हेराल्ड गॉर्फिंगल करता है। दूसरे कार्यों की व्याख्या किस तरीके से करते हैं, यह भी रिफ्लेक्सिविटी में किया जाता है। मानव व्यवहार और सामाजिक संपर्क पर अनूठा और मूल्यवान परिप्रेक्ष्य है, ठीक है ना। और मानव संबंध और इंटरेक्शनों को समझने की बात स्टडी इन एथनो मेथोडोलॉजी मिस्टर हेराल्ड गॉर्फिंकल करता है, वो रिफ्लेक्सिविटी में ही आ जाती है वो सारी चीजें। आ गई समझ में, गॉर्डनर आ गया। गॉर्डनर की चर्चा करते हैं। एक तो कम सत्ता वाले लोग, और एक अधिक शक्तिशाली लोग, ठीक है ना। कम सत्ता वाले लोग होते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे समूह, वो जागरूक होते हैं, वो ज्यादा संलग्न होते हैं। और ज्यादा शक्तिशाली लोग हैं ना, वो जागरूक भी नहीं होते और कम संलग्न भी होते हैं, और विकल्प की खोज के लिए कम सत्ता वाले लोग हैं जो प्रयासरत रहते हैं। गॉर्डनर ने कहा है ऐसा। आगे फिर जिसके बाद में आगे बढ़ते हैं, पियर बोर्डियू को चर्चा करते हैं, है ना। सांस्कृतिक पूंजी की बात करता है और कल्चरल रिप्रोडक्शन की भी बात करता है मिस्टर पियर बोर्डियू। वही ज्ञान की बात करेगा, समझ की बात करेगा, ठीक है। ये कहता है कि सामाजिक अभिनेता सक्रिय रूप से सामाजिक संरचनाओं को आकार देता है। यहां पर सामाजिक अभिनेता एक्टर, सोशल एक्टर, ठीक है। एक्टर मैं भी हो सकता हूं और ये जो एक्टर है ये प्रमोद भी हो सकता है। ये कहता है कि जो एक्टर होता है ना, उस एक्टर का दृष्टिकोण होता है, वो दृष्टिकोण सामाजिक संरचनाओं को क्या देता है, आकार देता है। मतलब जितना ज्यादा संलग्न होगा, जिस भाव से वो अध्ययन करेगा, वैसे ही तो पिक्चर क्रिएट करेगा। इसकी बात कौन करता है, मिस्टर पियर बोर्डियू करता है, ठीक है। यहाँ पर लिख भी रखा है कि सामाजिक अभिनेता दुनिया के निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं होते, बल्कि सक्रिय रूप से क्या होते हैं, संलग्न होते हैं, सोशल एक्टर। तो होता भी है ये, तो अपन सुबह जगते हैं, रात को सोते हैं, कितनी सारी एक्टिविटीज करते हैं, कितनी सारी स्ट्रक्चरों का निर्माण करते हैं। आपको ऑब्जेक्टिविटी ऐसा करने की सलाह थोड़ी देगी। ऑब्जेक्टिविटी तो कहेगी तो ठीक है, जिस काम के लिए जा रहा है वो काम करके आ। जैसे हम किसी फील्ड की चर्चा करते हैं, कोई अनुसंधान करता है, ठीक है ना। एक गांव है और उस गांव का नाम है रामपुरा ही कर देते हैं, ठीक है। उस गांव का नाम है रामपुरा। अब ऑब्जेक्टिविटी तो कहती है कि आप जिस रिसर्च क्वेश्चन के साथ, जिस प्रॉब्लम, जिस टॉपिक के साथ रामपुरा जा रहे हो, वहां से आंकड़े ले आओ। लेकिन रिफ्लेक्सिविटी यूं कहती है कि आप सोशल एक्टर हो, सामाजिक अभिनेता हो। जैसे ये बोर्डियू कहता है, आपको उस गांव में जाना है, बारीकियों को समझना है, ठीक है ना, पूरी तरीके से संलग्न होना है, जिसके बाद में आंकड़े इकट्ठा करने हैं।
सामाजिक अभिनेता संरचनाओं को समझने और नेविगेट करने में क्या होता है, सक्षम होता है। बिल्कुल, नो डाउट सक्षम होता है। हम जितना ज्यादा किसी में इन्वॉल्व होंगे तभी तो हम सामाजिक संरचनाओं को समझ पाएंगे, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिविटी व्यक्ति और संरचनाओं को चुनौती देने और बदलने की क्षमता रखता है। बिल्कुल समझेंगे, कुछ कमी नजर आएगी तो बदलेंगे भी, ठीक है। ये लो, यहाँ पर लिख भी रखा है कि सामाजिक अभिनेता को अपनी स्थिति और आदतों के बारे में सचेत होना चाहिए। सोशल एक्टर जहां पे आ जाए पियर बोर्डेयू कर देना। रिफ्लेक्सिविटी यही कहेगी कि व्यक्ति को खुद की जानकारी होनी चाहिए कि मैं क्या हूँ, है ना। खुद की उपस्थिति के संदर्भ की बात करता है ये, कि मैं क्या हूँ, मेरा क्या दृष्टिकोण है, क्या आदत है, मैं किस तरीके से अध्ययन कर सकता हूँ। दैट इज रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है। आदतें, दृष्टिकोण, स्वभाव उसके कार्य और धारणाओं को प्रभावित करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी आ गए समझ में। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अनुसंधान में प्रयुक्त ये कुछ रिफ्लेक्सिविटी के प्रकार है, ठीक है। अगर हम सबसे पहले व्यक्तिगत सजगता की बात करें, ठीक है, इंडिविजुअल अवेयरनेस की बात करें, जिसमें व्यक्ति के मूल्य आ जाएंगे, व्यक्ति की रुचि आ जाएंगी, व्यक्ति के विश्वास है, ये सारे के सारे व्यक्तिगत सजगता में आ जाएंगे। रिफ्लेक्सिविटी यूं कहती है कि आदमी को सजग रहना है, निष्क्रिय नहीं रहना है, डेड नहीं रहना है, और अपना जो दिमाग दिया है ना, इस दिमाग को भी काम में लो, ठीक है। जितने ज्यादा तुम अवेयर होंगे, जितने ज्यादा तुम संलग्न होंगे, उतने ही बेहतर ढंग से संरचना को समझ सकते हो, स्ट्रक्चर को समझ सकते हो। स्ट्रक्चर समझ में आएगा तो उसमें बदलने की क्षमता भी आ जाएगी तुम में। रिफ्लेक्सिविटी यही कहेगा। अब मान लो मैं सोशियोलॉजी का अध्यापक हूँ, मुझे पढ़ाने के लिए भेज दिया जाता है इकोनॉमिक्स में, क्या पढ़ाऊंगा भाई। मैं ज्यादा से ज्यादा एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में जानू लिखूंगा, ठीक है ना, या अमर्त्य सेन के बारे में 2-5 लाइन बोल दूंगा, ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। रिफ्लेक्सिविटी कहती है कि आप जानकार बनोगे, किसी चीज के जानकार बनोगे तभी बेहतर परिणाम ला सकते हो, बिना जानकारी के कैसे आएगा, है ना। स्पेशलिस्ट बनाने की दिशा में काम करता है रिफ्लेक्सिविटी। उसी तरीके से संरचनात्मक रिफ्लेक्सिविटी की बात करें, जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो संरचना है ना, उनके प्रति जागरूक रहने की बात करता है। पारस्परिक संवेदनशीलता का मतलब यहाँ पर रेस्पोंडेंट और रिसर्चर दोनों के रिलेशन की बात की है। कई बार क्या होता है कि दोनों के बीच में जुड़ाव ही नहीं हो पाता, ना तो इमोशनली जुड़ाव हो पाता है या मेंटली जुड़ाव हो पाता है, सोशली जुड़ाव नहीं हो पाता, विचार आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं। काय की ऑब्जेक्टिविटी आएगी? अगर आप अच्छे से जान पाओगे किसी को फिर तो आएगी ना। जैसे अभी पता है, अपन वहां आंकड़े जुटाने के लिए गए थे झाजी रामपुरा, बूढ़ा बूढ़ा बाबा बैठा हुआ था, उसका पोता भी वहां पर खेल रहा था, शायद उस बच्चे की मम्मी पानी लेने के लिए गए थे, अब प्रमोद ऐसे उसको गोदी में खिलाने लग गया। ठीक है। नहीं ऐसे अपन डायरेक्ट जाते तो वो सोचते पता नहीं क्या सर्वे करने वाले हैं, है ना। तो रिफ्लेक्सिविटी पारस्परिक संवेदना की बात कर बिटवीन रिसर्चर एंड रेस्पोंडेंट। फिर उसके बाद में पद्धतिगत, ये मेथड्स की बात करता है। पद्धतिगत जो रिफ्लेक्सिविटी है मेथड्स की बात करता है कि आप किसी चीज के बारे में समझ विकसित करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग मेथड्स भी आपको पता लग जाएंगे। अब समझ ही नहीं है तो काय का मेथड्स काम में लेंगे, ठीक है। पहले युद्ध होते थे, तोपों की आवश्यकता नहीं होती तो तोप चलाई जाती, आवश्यकता नहीं होती थी लेकिन फिर भी चलाते थे। हाथियों की आवश्यकता नहीं होती तो हाथी फिर वो हार ही जाते थे फाइनली। तो पद्धति मेथड्स को आप प्रॉपर मेथड्स का चुनाव आप तभी कर पाओगे जब उसके बारे में समझ होगी। यह है पद्धतिगत रिफ्लेक्सिविटी। एक होती है थ्योरेटिकल। ये थ्योरेटिकल पहले सिद्धांत, अवधारणा और प्रतिमानों की आलोचनात्मक जांच के बारे में जिक्र करता है। ये कहता है कि आप जो अध्ययन कर रहे हो इससे संबंधित कौन से थ्योरीज है, अवधारणा कौन कौन सी है, पैटर्न, प्रतिमान का मतलब होता है पैटर्न, पैटर्न कौन कौन से, इनको आप जान लेना चाहिए। अगर आप इनको जान लोगे तभी अच्छा रिसर्च कर पाओगे। ज्ञान मीमांसा जो ज्ञान की बात करता है, ठीक है ना। ज्ञान का उद्गम क्या है, वैलिडेशन क्या है, लिमिटेशन क्या है, हम इसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, ये कि कौन का ज्ञान मीमांसा एपिस्टोमोलॉजी की क्लास हो गई है, ठीक है। ये लो साहब अनुसंधान में रिफ्लेक्सिविटी के प्रकार। एक बार मैं रिमाइंडर कर दूं इसको, ठीक है, फिर और आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज की जो हमारी क्लास है जिसमें हम ऑब्जेक्टिविटी रिफ्लेक्सिविटी में चर्चा कर रहे हैं, और जैसा कि मैं आपको बता चुका कि ऑब्जेक्टिविटी और रिफ्लेक्सिविटी में वही संबंध है जो सेंसस और सैंपलिंग में, ठीक है। दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है।
जहां ऑब्जेक्टिविटी पूरी तरीके से पूर्वाग्रह को हटाने की बात करता है, जो ऑब्जेक्टिविटी पूरी तरीके से निष्पक्षता की बात करता है, जो ऑब्जेक्टिविटी पूरी तरीके से व्यक्तिगत दृष्टिकोण को बाहर फेंकता है, वही रिफ्लेक्सिविटी इन सबको शामिल करता है। आ गया समझ में? फिर जिसके बाद में अगर हम गॉर्डनर की बात करते हैं तो ज्यादा शक्तिशाली समूह और कम शक्तिशाली समूह की बात कौन करता है? मिस्टर गॉर्डनर करता है। वहीं अगर मिस्टर हेराल्ड गॉर्फिंकल की बात करते हैं स्टडी इन एथनो मेथोडोलॉजी, तो वो मीनिंग्स ढूंढने की बात करता है, वो समझ ढूंढने की बात करता है, वो सोशल स्ट्रक्चर में ज्यादा इन्वॉल्व की बात करता है। ठीक है, ये हो रहा है तो कैसा हो रहा है। फिर जिसके बाद में आगे बढ़ते हैं बोर्डियू की, और बोर्डियू है ना वो सोशल एक्टर की बात करता है कि सोशल एक्टर जितना ज्यादा संलग्न होगा उतना ही बेहतर ढंग से वो सामाजिक संरचना को समझ पाएगा। उसी तरीके से टाइप्स की चर्चा करते हैं। इंडिविजुअल अवेयरनेस, व्यक्तिगत सजगता, जिसमें खुद के इंडिविजुअल है ना, संरचनात्मक रिफ्लेक्टिविटी, पारस्परिक संवेदनशीलता, जो रेस्पोंडेंट और रिसर्चर की बात करता है, पत्तिगत मेथड्स, थ्योरेटिकल और एपिस्टेमोलॉजिकल। ठीक है, ये कुछ प्रकार हैं। अब हम इसके इतिहास के बारे में चर्चा कर लेते हैं, है ना। अब ध्यान रखना, एक दिन एक हमारे साथी है ऑनलाइन क्लास में, तो उन्होंने ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, ये एक शब्द है, ये मुझे भेजा था। ठीक है ना, उनका नाम याद नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा था, और इसका हिंदी में ये था स्वपूर्ति भविष्यवाणी। भाई एक तो देखो आप लोगों में एक थोड़ी सी कमी ये देखी है, आगे बहुत चलते हो। ठीक है, आगे चलते हो और जो टॉपिक हुए ही नहीं। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि एक भी चीज मैं ऐसी ना छोड़ूं जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, अब मान लो जो हमारे टॉपिक ही नहीं हुए हैं, आप फिर गुरुजी इसका मतलब क्या होगा, तो थोड़ा सा धैर्य रखें, है ना। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी की चर्चा करें तो दो व्यक्ति थे, एक का नाम था आई थॉमस, पूछा जा सकता है। एक व्यक्ति, उन भाई साहब का नाम था आई थॉमस और दूसरे व्यक्ति उनका नाम था डोरोथी स्वेन। ठीक है ना, दोनों थॉमस थे और इन्होंने 1928 में इनकी एक किताब थी जिसका नाम है द चाइल्ड इन अमेरिका। ठीक है ना, अमेरिका में बच्चे, इसमें इन्होंने सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी का क्या किया था, प्रयोग किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ठीक है, और क्योंकि मिस्टर मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा, ठीक है ना, शर्मा शर्मा सरनेम है तो दोनों थॉमस है, तो इसीलिए इसे थॉमस प्रिमे बोला जाता है। थॉमस प्रिमे इसलिए बोला जाता है, आई थॉमस ये था, डोरोथी स्वेन थॉमस दूसरा था। ठीक है, 1928 में इनकी बहुत फेमस किताब है, इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है द चाइल्ड इन अमेरिका। इसमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी का इन्होंने प्रयोग किया है। इनका ये जो स्टेटमेंट है, यदि लोग परिस्थितियों को वास्तविक रूप से परिभाषित करते हैं तो वे अपने परिणामों में वास्तविक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहते हैं कि लोगों ने वास्तविक परिस्थितियों का पता लगा ली, एक्चुअल कंडीशन का पता लगा लिया, तो वो जो रिजल्ट आएंगे ना वो मोर रियलिस्टिक होंगे, वो ज्यादा रिलायबल होंगे, वो ज्यादा सार्थक होंगे, ज्यादा वास्तविक होंगे और ज्यादा उनमें ऑब्जेक्टिविटी छिपी रहेगी। ये मिस्टर थॉमस स्क्वायर करते हैं इसकी बात। ठीक है, और इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, थॉमस प्रिमे बोला जाता है। अब ध्यान रखना, इनसे प्रभावित हुए थे हमारे ये भाई साहब रॉबर्ट के मर्टन। ठीक है, 1928 में बात करते हैं। मर्टन ने 1948 में एक सिद्धांत दिया था जिसे हम सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी के नाम से जानते हैं, यानी स्वपूर्ति भविष्यवाणी। अब ये यूं कहते हैं कि व्यक्ति जैसी भविष्यवाणी करता है ना, उस भविष्यवाणी के अनुसार ही व्यक्ति क्या करने लग जाता है, कार्य करने लग जाता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर लिख भी रखा है कि एक बार भविष्यवाणी या भविष्यवाणी किए जाने के बाद में अभिनेता अपने व्यवहार और कार्यों को समायोजित करते हैं ताकि भविष्यवाणी या भविष्यवाणी के परिणाम स्वरूप एक कथन जो झूठा है वो सच हो जाए और सच है वो झूठा हो जाए। जैसे यहां पर इसका मतलब ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने भविष्यवाणी कर दी कि मेरी क्लास है, मेरी क्लास में ये 5 बच्चे बैठे हुए हैं, इन 5 बच्चों में ये लड़की पढ़ने में इंटेलिजेंट है, ये मेरी भविष्यवाणी हो गई। अब मैं अपनी भविष्यवाणी को सही करने का क्या करूंगा, प्रयास करूंगा। मतलब मैं उस लड़की पर ज्यादा ध्यान दूंगा, अच्छे मेथड्स के साथ उसको पढ़ाऊंगा, अच्छा कंटेंट में उसको उपलब्ध करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये है रिफ्लेक्सिविटी, ये पूर्वाग्रह, ये धारणा मेरे दिमाग में है। पूर्वाग्रह धारणा इसलिए है कि ये लड़की पढ़ने में इंटेलिजेंट है, ये लड़की कुछ अच्छा कर सकती है। दैट इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी।
कई बार क्या होता है ना कि मैं इस काम को कर ही नहीं सकता, ये भविष्यवाणी कर दी, अब वो मैं काम को नहीं कर सकता तो वो एक आइडियोलॉजी हमारे दिमाग में सेट हो जाएगी। जैसे अभी ये जहांगीरों की चर्चा करें, अपने यहाँ जाते हैं, इन्होंने अपने घर के आगे रैंप नहीं लगवाया। मैंने पूछा कि भाई साहब रैंप क्यों नहीं लगवाया, उन्होंने कहा कि देखो गुरुजी ऐसा है, हम गरीब आदमी, कभी गाड़ी तो हमारे पास आएगी नहीं, फोर व्हीलर कभी आएगी नहीं, इसीलिए हमने छोटा सा पोर्च छोड़ा है और इसकी जगह हमने रसोई बना ली और एक कमरा भी निकल गया। फिर वो रिफ्लेक्सिविटी को काम में लेता हूं कि इनकी मेंटेलिटी ऐसी है, इन्होंने पोर्च नहीं बनाया, रैंप नहीं छोड़ा, तो कभी गाड़ी आएगी नहीं। गाड़ी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि गाड़ी लाने के लिए वो कभी प्रयास ही नहीं करेंगे। वो रिफ्लेक्सिविटी एक पूर्वाग्रह धारणा है ना, वो हमारे दिमाग में हावी हो जाती है। तो रॉबर्ट मर्टन का यही जो थ्योरी है ना, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी के नाम से जाना जाता है, कि व्यक्ति अपनी बात को सच साबित करने के लिए, या फिर मान लेते हैं कि कोई भविष्यवाणी करी उसको झूठा साबित करने के लिए वो क्या करता है, प्रयास करता है। यहां पर बैठा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस परीक्षा में, यह प्रश्न पूछा गया है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की बात कौन करता है, मिस्टर रॉबर्ट के मर्टन करता है 1948 में। कई जगह 1949 पे लिख रखा है, कंफ्यूजन मत होना, ठीक है ना। और सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी की बात आई थॉमस और डोरोथी थॉमस करते हैं, किताब है द चाइल्ड ऑफ अमेरिका, ठीक है ना, और इसे थॉमस प्रीमे के नाम से जाना गया है। हो गया क्लियर। अब देखो आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद में हम कार्ल पॉपर की चर्चा करते हैं। 1957 में इन्होंने एक मुद्दा उठाया था, है ना, और इनकी एक बहुत फेमस किताब है द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। द चाइल्ड इन अमेरिका दोनों थॉमसों की है, और द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म ये किसकी है, मिस्टर कार्ल पॉपर की है। ओपन सोसाइटी की, खुले समाज की भी बात करता है मिस्टर कार्ल पॉपर, जो पिछली परीक्षा हुई थी ना, मैं लिख देता हूं, ओपन सोसाइटी की बात करता है, ये रिसेंटली परीक्षा हुई थी जिसमें आया था, ये किताब का नाम आया था, है ना। और इनकी एक किताब है द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म। इसमें कहते हैं कि भविष्यवाणी की गई घटना पर भविष्यवाणी के प्रभाव को उजागर किया, ठीक है ना। और इसे ग्रीक कहानी में ऑडिपस प्रभाव कहा जाता है, जिसमें ओरेकल का मतलब होता है भविष्यवाणी। ये ग्रीक में भविष्यवाणी करने वाला एक देवता माना जाता है, ओरेकल की भविष्यवाणी को पूरा करने वाली घटनाओं का क्रम भविष्यवाणी से बहुत प्रभावित होता है। ये भी कुछ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है ना, मिस्टर मर्टन की उसी के संदर्भ में है, ठीक है। मतलब भविष्यवाणी तो कर गई, अब भविष्यवाणी का जो प्रभाव है ना, उस प्रभाव का अध्ययन किसने किया था, मिस्टर कार्ल पॉपर ने, है ना। और इनकी किताब है द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म, ठीक है। और ऑडिपस प्रभाव ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ऑडिपस प्रभाव, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये सामाजिकरण में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि छोटी बच्ची जब अपने पिता से प्यार करती है, दैट इज इलेक्ट्रा। और ऑडिपस का मतलब होता है कि जब कोई लड़का अपनी माँ से प्यार करता है, ठीक है। इलेक्ट्रा और ऑडिपस जॉनसन ने कही है ये बात, है ना, अलग अलग, आई थिंक जॉनसन है ना। ये सामाजिकरण में है, सामाजिकरण का जो तादात्म्यकरण अवस्था, इसको तादात्म्यकरण भी अवस्था बोलते हैं। जॉनसन ने 4 अवस्था बताई है, ठीक है। फिर जिसके बाद में यहाँ पर पॉपर ने शुरू में इस तरह स्वपूर्ति सेल्फ फुलफिलिंग को एक सामाजिक विज्ञान की विशेषता के रूप में माना, ठीक है, ये तो चलो ठीक है। फिर जिसके बाद में ये अलग व्यक्ति थे जिनका नाम था गुनबर्ग और मोदिगियानी, है ना, 1954। इन्होंने आर्थिक विज्ञान में रिफ्लेक्सिव भविष्यवाणी को काम में लिया है, ठीक है, इकोनॉमी में काम में लिया। अब बाजार के उतार चढ़ाव की बात करते होंगे इकोनॉमिक्स, है ना। जॉर्ज लुकाक्स है, इसकी आलोचना के तौर पर देखते हैं, और जॉर्ज लुकाक्स है ना, वो भी आर्थिक विज्ञान के पत्तीशास्त्र के रूप में इसको काम में लेते हैं। अगर हम मिस्टर गिडेंस की चर्चा करते हैं तो गिडेंस है जो संरचना और एजेंसी के संदर्भ में रिफ्लेक्सिविटी को काम में लेता है। और ध्यान रखना, रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी की भी बात कौन करता है, मिस्टर जॉर्ज गिडेंस करता है। जॉर्ज गिडेंस यूं कहता है कि आजकल रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी बहुत ज्यादा है, आजकल भविष्यवाणी, हर चीज में भविष्यवाणी की जा रही है, बहुत ज्यादा क्या हो गई है, रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पियर बोर्देयू आनुवांशिक संरचनावाद में इसको काम में लेता है। व्हाट इज आनुवांशिक संरचनावाद, ऐसी संरचना जो हमारे पूर्वजों पर आधारित हो, जेनेटिक स्ट्रक्चरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुवांशिक संरचनावाद, अनुवांशिक संरचनावाद को काम में, रिफ्लेक्सिविटी में काम में कौन लेता है, पियर बोर्देयू लेता है। जिसके बाद में संरचना और एजेंसी में काम में कौन लेता है, मिस्टर गिडेंस लेता है। रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी की भी बात कौन करता है, मिस्टर गिडेंस करता है। आ गया। जॉर्ज लुकास एक आलोचनात्मक तौर पे रिफ्लेक्सिविटी को काम में लेता है।
फिर जिसके बाद में बोर्देयू, मिशेल फूको, ध्यान रखना द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, है ना, इसमें रिफ्लेक्सिविटी वाले अध्ययन किए हैं, ठीक है। ऐतिहासिक प्राथमिकता की बात करता है मिस्टर मिशेल फूको, ठीक है, वही पूर्व ग्रह की बात करता है। यहाँ पर लिख भी रखा है कि मनुष्य अपने स्वयं के अध्ययन को जानने वाला विषय और वस्तु दोनों है। ये बात किसने कही है? मिस्टर मिशेल फूको ने कही। ये लो साहब, यहाँ पर लिख भी रखा है कि प्रत्येक ऐतिहासिक युग में एपिस्टेम या ऐतिहासिक प्राथमिकता होती है जो ज्ञान को संरचित और व्यवस्थित करती है। मतलब मिशेल फूको कहता है प्रत्येक ऐतिहासिक युग, 4 युगों की बात करते हैं, और 3 युगों की बात करते हैं, चौथे युग की वो कल्पना करते हैं। वो ये कहता है कि जैसे मान लो अभी कोई युग चल रहा है, इस युग को जानने के लिए हम उससे पहले वाले युग का अध्ययन करना चाहिए, दैट इज रिफ्लेक्सिविटी। इसकी बात कौन करता है? मिस्टर मिशेल फूको करता है, ठीक है। फिर जिसके बाद में यहाँ पर लिख भी रखा है बोर्देयू का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बोर्देयू कहता है कि सजगता है ना, सजगता मतलब रिफ्लेक्सिविटी, अवेयरनेस समाधान का हिस्सा है, समस्या पैदा नहीं करता, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा किसने कहा? सजगता समाधान का हिस्सा है, समस्या का नहीं, मिस्टर पियर बोर्देयू ने कहा है। ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्सिविटी होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। और ये जो मार्गेट आर्चर है ना, इन्होंने भी रिफ्लेक्सिविटी को काम में लिया है, ठीक है। सामाजिक संदर्भ क्रिया वगैरह में ये काम में लेते हैं। ये लो शाबाब की क्लास हो गई। वैसे तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास है, लेकिन फिर भी मैंने इसको सोशियोलॉजी से भी जोड़ दिया, और बहुत सारा जितना फैक्ट था वो भी मैंने इसको शामिल कर दिया है, ठीक है। बस यही है कि वस्तुनिष्ठता, निष्पक्ष और अलगाव के संदर्भ में बात करता है, और रिफ्लेक्सिविटी है ना, वो पूर्वग्रह को शामिल करने की बात करता है, विचारों पूर्वग्रह, ठीक है। यहाँ पर लिख भी रखा है कि वस्तुनिष्ठता और परावर्तकता के बीच में क्या अंतर है? पूर्वाग्रह और व्यक्तिगत राय बिल्कुल खत्म, डेट इज ऑब्जेक्टिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में स्वयं की जागरूकता, पूर्वाग्रह, मूल्य, आलोचनात्मक चिंतन, ये सारे के सारे शामिल होते हैं, ठीक है। ये लो शाह, आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है। और ये जो, हाँ, ये संक्षिप्त नोट्स हैं, ये वही है जो इस क्लास में पहले हम डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं। ये लीजिए, अब मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं। मार्गेट आर्चर, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिविटी से ताल्लुकात रखते हैं, है ना। जिसके बाद में पियर बोर्देयू, ये भी रिफ्लेक्सिविटी की बात करता है। ये पियर बोर्देयू का जो स्टेटमेंट है ना कि रिफ्लेक्सिविटी समाधान का हिस्सा है, ना कि समस्या का, ये पियर बोर्देयू ने कहा है। द थिंग्स ऑफ ऑर्डर, ये किसकी किताब है? मिशेल फूको की है। मिशेल फूको 3 युगों की बात करते हैं, चौथे की कल्पना करते हैं। कहते हैं कि प्रत्येक युग अपने पूर्व के युग से क्या होता है? प्रभावित होता है, मिशेल फूको ने कहा है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, मनुष्य अपने स्वयं के अध्ययन को जानने वाला विषय और वस्तु दोनों है, ये बात भी मिशेल फूको ने कही है। जिसके बाद में जॉर्ज लुकास आलोचनात्मक दृष्टिकोण से बात करता है। संरचना और एजेंसी, ठीक, स्ट्रक्चर और एजेंसी की बात मिस्टर गडेंस करता है। अनुवांशिक संरचनावाद की बात मिस्टर पियर बोर्देयू करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी की बात कौन करता है? गिडेंस करता है। और जोखिम समाज की बात ध्यान रखना, जोखिम समाज की बात कौन करता है? जोखिम समाज, ये प्रश्न पूछा है, बहुत बार प्रश्न पूछा है, जोखिम समाज, हाँ, उलरिच बैक, ठीक है। जोखिम समाज की बात कौन करता है? अरे वही बड़ा, बार बार वही लिखा जा रहा, उलरिच बैक, है ना। चलो सर, जिसके बाद में आगे बढ़े, और कार्ल पॉपर की एक किताब बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है, द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म, ठीक है। इसमें भी जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है ना, उसका प्रभाव का अध्ययन किया है, जिसे हम ओडिपस प्रभाव बोलते हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ओडिपस प्रभाव की बात कौन करता है? मिस्टर कार्ल पॉपर करता है। और फिर जिसके बाद में गुनबर्ग और मोदिगियानी, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भविष्यवाणी के मुद्दे पर इन्होंने इकोनॉमिक्स में लिखा है, इन्होंने तो अर्थशास्त्र में। और सबसे पहले इसका जो प्रयोग किया था थॉम्स ने किया था।
द चाइल्ड इन अमेरिका, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। जिसके बाद में ये प्रकार हो गए, व्यक्तिगत, संरचनात्मक, पारस्परिकता, पत्तिगत, सिद्धांतिक और ज्ञान मीमांसीय। जिसके बाद में ये पियर बोर्दियू का हो गया, सोशल एक्टर की बात करता है, और सामाजिक अनुवांशिकता की भी बात करता है। फिर जिसके बाद में गॉर्फिंकल, स्टेट इन एथनोमेथोडोलॉजी। फिर जिसके बाद में गोल्डनर, कम शक्तिशाली समूह, ज्यादा शक्तिशाली समूह। और ये हो गए भाई दोनों के बीच में अंतर। ये लो शाबाश, आज की क्लास में थोड़ा बहुत फास्ट बोला है ना मैंने। हाँ हाँ, कोई भी चीज को पढ़ो मन लगा के पढ़ो, ठीक है। इनसे बाहर ना तो कभी गया और ना बाहर जाएगा, और कोई बाहर गया है ना वो आने वाली क्लास में शामिल हो जाएगा, लेकिन पहले धैर्य रखा जाए, ठीक है। हमारे कुछ साथी बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में रहते हैं। अब भाई उसकी बात वहीं तो शामिल की जाएगी जो टॉपिक होगा। अब मान लो बात दक्षिण की बात हम दक्षिण में ही करेंगे, उत्तर में करने से क्या फायदा। ओणम का जो पर्व मनाया जाता है, अब वो वहीं के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, हमारे यहाँ पे तो कोई रखता नहीं है। तो जो टॉपिक जिसका है वो वहीं पे ही आ जाएगा। बाकी मन लगा के मेहनत करें, ठीक है ना। और उस तरीके से टाइम पास के लिए बिल्कुल मेहनत ना करें, टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है कि देखा देखी क्लास लेनी तो उसमें मेरा भी टाइम बर्बाद और आपका भी टाइम बर्बाद, उससे मतलब क्या है फिर, है ना। बाकी इतना जरूर कहता हूँ कि हालांकि मुझे पता है कि क्लास को याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अब ये यूनिट ऐसे हैं, जैसे हम थिंकर्स की चर्चा करें तो उनमें बुक्स वगैरह दुनिया भर का ताम झाम याद करना पड़ता है, इनमें तो कोई खास है नहीं, है ना। अच्छे से मेहनत करें, माँ शारदा आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करें। थैंक यू।